नमस्ते दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 के क्वेश्चंस को शिफ्ट वाइज कर रहे हैं। आज के सेशन में 17 मार्च वाले पेपर का सेकंड शिफ्ट के सभी सवालों को लेकर आए हैं और हर एक सवाल को सॉल्व करने का यूनिक अप्रोच, स्मार्ट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसलिए क्लास छोड़िएगा नहीं, पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। आपको एक सवाल करवाएंगे तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि पूरा क्लास बेहतरीन होने वाला है। छोड़िएगा नहीं बस, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्लास का पहला प्रश्न क्या दिया है। यदि x और y दो ऐसे मान हैं जिनका अंतर 5 दिया है और उनका जो प्रोडक्ट है गुणनफल वो 21 दिया है, तो x² + y² + xy का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहीं से आपको खेल खेलना है x² + y² + xy के साथ। हमें गिवन क्या है, हमें x - y की वैल्यू गिवन है 5 और x × y की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 21 के बराबर। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया कितना है x² प्लस एक एक चीज़ बड़े ध्यान से समझते जाइए, y² प्लस यहाँ पर xy है ना। अब हमें चूंकि x - y दिया है तो क्या हम इस फॉर्मूले से x - y का होल स्क्वायर बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि x - y का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है x² + y² - 2xy। लेकिन इसमें -2xy नहीं है, तो इसमें -2xy बनाइए। तो -2xy यहाँ पर मान लीजिए कि हम कर दिए। ठीक है, -2xy हमने कर दिया। अब ये तो हमने अपने से किया है ना, मतलब हमने इक्वेशन इस पॉलिनोमियल को इम्बैलेंस कर दिया। तो इसको बैलेंस करने के लिए प्लस का यहाँ पर 2xy करना पड़ेगा हमें, है ना, ताकि यही चीज़ बना रहे। ठीक है, ये कर दिए। अब ये टर्म और ये वाला टर्म मिलकर कितना बन गया, x - y का होल स्क्वायर बन गया, x - y का होल स्क्वायर बन गया। और इसको देखिए, ये xy बचा है प्लस का, ये 2xy बचा है, तो यहाँ पर प्लस का ये बन जाएगा 3xy। अब बस इसी में हमारा वैल्यू आ जाएगा, रख लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। x - y मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस xy की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 × 3, 21 × 3 यहाँ पर 63 हो जाएगा, यानी 88 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हालांकि सिंपल सा प्रश्न है। बोला गया है यदि 15 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 18 पुरुष प्रतिदिन 5 घंटे काम करके समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें MDH फार्मूला लगता है ना, M1D1H1 = M2D2H2, ये होता है हमारा फार्मूला। अब इसका एडवांस वर्जन कैसे लगता है, पहले फार्मूला लिख देते हैं ताकि आपको इस टाइप के और सवाल आएँ तो यहाँ पे आप लगा पाएँ उसको। क्या होता है फार्मूला, यहाँ पे M1, ठीक है, M1D1 × H1, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पर W1, मतलब कितना काम कर रहे हैं ये समूह के लोग, = ऐसे ही M2D2H2 डिवाइड बाई W2, ये होता है। मतलब एक समूह में कितने आदमी हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं और प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, और डिवाइड बाई कितना काम कर रहे हैं, ये है ना। यहाँ पे तो सेम काम को बोला गया है, तो W रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। तो बस लगा लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, M1 कितने लोग हैं यहाँ पे, पुरुष कितने हैं 15, × D1 कितने दिन में पूरा करते हैं उसी काम को 20 दिन में। हर दिन कितना काम कर रहे हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो M1D1H1 = M2D2H2, काम उतना ही है तो W1 W2 बराबर हो जाएंगे, है ना। तो उसको रखने का कोई फ़ायदा है नहीं। देखिए 18 पुरुष यानी M2 हो गया यहाँ पे 18 × D2 नहीं पता कितने दिन में पूरा काम होगा, तो D रख लीजिए D2 को, और कितने घंटे प्रतिदिन काम हो रहा है 5 घंटे का। बस यहाँ से हमारा कट आ गया। देखिए 18 × 5 = 90 और 15 × 6 = 90, ये ना होता है 18 × 5 = 90 और 15 × 6 = 90, तो ये 90 और ये वाला 90, तो D की वैल्यू यहाँ से सीधे 20 दिन आ जाएगा। 20 दिन, ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे शिफ्टों में पूछा गया था। कह रहा है कि यदि घंटी A प्रत्येक 18 मिनट में बजती है, घंटी B 24 मिनट में बजती है और घंटी C प्रत्येक 30 मिनट में बजती है, ये सभी घंटियाँ पहली बार सुबह 6:30 बजे एक साथ बजती हैं, तो वह समय ज्ञात कीजिए जब ये घंटियाँ तीसरी बार एक साथ बजेंगी, है ना। सिंपल सा सवाल है, LCM लगाया जाता है इसमें। तो यहाँ पर 18, 24 और 30, इन सभी का हम लोग LCM ले लेंगे। ठीक है, मतलब ये पता चल जाए कितने कितने मिनट बाद या फिर कितने कितने घंटे बाद ये एक साथ बजेंगी। तो कैसे करेंगे, 18
ठीक है। फिर यहाँ पर है 24 और यहाँ पर 30, इन सभी का ले लेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे यहाँ पे? सबसे पहले तो देखिए कॉमन क्या चीज़ है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो 6 को ले लीजिए कॉमन। यहाँ क्या बचा? 3, 6 3 18, यहाँ 6 चौके 24, यहाँ 6 पंचे 30। अब 3 4 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई करिए इनका, कितना हो जाएगा? 4 3 12 पंचे 60, ये पूरा मिलाकर 60 आया। 60 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छक्के 36, यानी कि 360। और ये सब के सब मिनट में थे तो ये भी आपका मिनट में आ जाएगा। और इसको आप घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि 360 मिनट को अगर जोड़ेंगे तो फिर ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए इसको घंटे में कन्वर्ट करते हैं। 6 से डिवाइड कर लेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? सॉरी 6 से करें 60 से, है ना, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 घंटे आ जाएगा। ये बन गया 6 घंटे, यानी कि हर एक 6 घंटे बाद तीनों घंटियाँ एक साथ बजने वाली हैं। तो ये बताइए कि पहली बार सुबह 6:30 बजे, ठीक है, 6:30 AM पर, 6:30 AM पर बजी थी। तो दूसरी बार कब बजेंगी? इसमें 6 घंटा जोड़िए, तो 6 घंटा जोड़ेंगे तो 6 6 12, 12:30 बज जाएगा। और 12:30 ये PM का होगा, है ना, 12:30 यानी कि 12:30 जो होगा ये PM का होगा। PM मतलब यहाँ पर दोपहर का 12:30। फिर ये तो दूसरी बार हो गया, फिर तीसरी बार हमें पूछा है कब बजेगा, तो तीसरी बार इसमें 6 घंटे और जोड़ लेंगे, तो 12 में 6 घंटे और जोड़ेंगे तो शाम के 6:30 बज जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6:30 PM हो जाएगा, 6:30 PM यानी शाम को 6:30 बजे तीसरी बार बजेंगी एक साथ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। इस तरीके के सवाल बहुत सारे शिफ्टों में यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। टाइम एंड वर्क का सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल है, ध्यान से समझिएगा, है ना। ज़्यादा कठिन मेथड आपको नहीं बता रहे हैं, बहुत सिंपल सा तरीका यहाँ पर बता रहे हैं जो कि हर एक टाइम एंड वर्क के सवालों में लगाया जा सकता है। क्या कह रहा है? A, B और C मिलकर एक काम को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। B और C मिलकर उसी काम को 56 दिन में पूरा कर सकते हैं। B A से 75% अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब ये होगा कि B की इफ़िशियंसी A से 75% अधिक है, ठीक है। कह रहे कि A, B और C मिलकर 52 दिनों तक काम करते हैं। शेष काम को B अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? बस ध्यान से प्रोसेस को समझिएगा, ठीक ना। यहाँ पर अगर तीनों काम कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाइए दोस्तों, अगर तीनों काम कर रहे हैं मतलब A प्लस B प्लस यहाँ पर C, तो काम पूरा होने में कितना दिन लग रहा है? 54 दिन लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ B और C काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, यानी कि 56 दिन लग रहा है। पहले तो टोटल वर्क निकालिए, 54 और 56 का एलसीएम लेके। अब एलसीएम लेना भी मुश्किल है? नहीं मुश्किल है। कैसे? देखिए 54 और 56 में मैक्सिमम नंबर क्या कॉमन हो सकता है? 2 के अलावा तो और कुछ कॉमन है नहीं, तो 2 को ले लीजिए। 2 को लेंगे तो कॉमन क्या बचेगा क्या यहाँ पे? 27, और यहाँ बचेगा 28, क्योंकि 28 दूना 56, 27 दूना 54। तो यहाँ बचा 27, यहाँ बचा 28। तो क्या अब 27 और 28 में कुछ कॉमन है? नहीं है, मतलब उनका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 27 यहाँ पर और 28 यहाँ पर, ये एलसीएम आ गया और यही आपका टोटल वर्क है, ठीक है। अब हमें इफ़िशियंसी निकालनी है। देखिए टोटल वर्क में डिवाइड करते हैं टाइम को तो निकल के आता है इफ़िशियंसी। तो देखिए यहाँ पे अगर 2 × 27 × 28 में 54 को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों मिलकर 54 हो जाता है, तो 54 से 54 कट जाएगा, 28 बच जाएगा, यानी A प्लस B प्लस C की इफ़िशियंसी आ गई 28 के बराबर। ऐसे ही इस टोटल वर्क में टाइम को डिवाइड करेंगे तो 28, 2 और 28 मिलकर 56, तो 56 से 56 डिवाइड हो जाएगा, 27 बचेगा यहाँ पे, तो ये आ गया 27। यानी A प्लस B प्लस C मिलकर एक दिन में 28 काम करते हैं, वहीं B और C मिलकर एक दिन में 27 यूनिट काम कर लेते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर 28 यूनिट काम, ठीक है, तीनों मिलकर 28 यूनिट काम, जिसमें से B और C कितना काम कर रहे हैं? 27 यूनिट काम कर रहे हैं। तो ये निकल जाएगा A का काम, मतलब A जो है एक दिन में सिर्फ 1 यूनिट काम करेगा। अब बात आती है कि B की इफ़िशियंसी, क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा गया है शेष काम को B अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, है ना। अभी शेष काम निकालना बाकी है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये बताइए कि A जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, मतलब A की इफ़िशियंसी 1 यूनिट है, तो B की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी बताइए यहाँ पे? B की इफ़िशियंसी हो जाएगी दोस्तों इसका 75% अधिक। तो ये बताइए 75% का मतलब क्या होता है? 3/4, यानी 4 से 3 अधिक, तो 1 का कितना हो जाएगा? 4 से 3 अधिक करिए 7, तो 7/4 यहाँ पे ये 4 रहेगा। तो ये आ गया टोटल B की इफ़िशियंसी, मतलब B एक दिन में कितना काम करेगा? 7/4 यूनिट काम करेगा, ठीक है। अब सुनिएगा, देखिए आगे कह रहे हैं कि A B C मिलकर
52 दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, हम मान रहे हैं कि टोटल पूरा काम यहाँ पे 54 यूनिट है, क्योंकि ये यहाँ पे ए बी सी मिलकर एक काम को तीनों मिलकर अगर कर रहे हैं तो 54 दिन में पूरा हो रहा है, मतलब मान लीजिए कि 54 काम है। ठीक, उस 54 काम में से अगर ये 52 दिन तक काम कर रहे हैं तो 52 काम हो जाएगा। तो 54 टोटल काम में से अगर 52 काम हो जा रहा है, 52 काम हो जा रहा है, मतलब यहाँ से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा क्या हमारे पास, 26 डिवाइड बाई 27, यही ना बनेगा। यानी 27 में से 26 काम हो जा रहा है, बचेगा कितना काम, 1/27। भाई 26/27 काम हो गया, मतलब 27 में से 26 यूनिट काम हो चुका है, तो बचेगा कितना, 1 यूनिट काम बचेगा। तो बचा हुआ काम, ये टोटल वर्क है, इसका कितना भाग बचेगा, 1/27 भाग काम यहाँ पे बचा है। ये बचा हुआ काम है ना। और बचे हुए काम को कौन करेगा, बी करेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 27 से 27 कट जाएगा, 28 दूना 56 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 56, और इस 56 यूनिट बचे हुए काम को कौन कर रहा है, बी। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7/4। तो ये 7 और डिवाइड का 4 ऊपर चला जाएगा, 7 अट्ठे 56 और 4 अट्ठे 32, यानी 32 दिन यहाँ पर लगने वाला है। बी अगर अकेले काम करेगा तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा प्रश्न था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, अच्छा प्रश्न है। 14 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है आपको। अर्धगोलाकार पात्र का आयतन कितना होगा। अर्धगोलाकार का मतलब हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हमें पता करना है। पहले तो स्फेयर का वॉल्यूम जानिए। पूरे स्फेयर का यानी पूरे गोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है दोस्तों 4/3, 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब। ये होता है पूरे गोले का, है ना। हमें आधा गोला दिया गया है तो 2/3 हो जाएगा, मतलब कि 4/3 का आधा हो जाएगा, यानी 2/3 होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना आएगा, 2/3 इंटू पाई की वैल्यू बोला है 22/7 लीजिए, इंटू रेडियस का क्यूब। रेडियस कितना होगा बताइए, यहाँ पे 14 ये है व्यास यानी डायमीटर, तो डायमीटर का आधा रेडियस होता है यानी कि 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा 7 का क्यूब, और 7 के क्यूब को 7 से 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब इसे काट लीजिए तो देखिए यहाँ पे 7 से आपका 7 कट जाएगा, अब मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोला गया है तो करना ही पड़ेगा। देखिए करेंगे कैसे, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ये तो 49 हो जाएगा, और इसमें से 4 निकाल लीजिए, क्योंकि 22 दूना 44, 44 में से 4 निकाल के अलग कर लीजिए, 11 को अलग कर लीजिए। तो 49 का 4 गुना, बताइए 50 का 4 गुना कितना होगा, 50 का 4 गुना होगा 200, उसमें से 4 घटा लीजिए तो आपका 49 का 4 गुना मिल जाएगा। 49 का 4 गुना 196, ठीक है, 49 का 4 गुना 196, और मल्टीप्लाई में 11 बचा हुआ था, डिवाइड बाई यहाँ पर 3 कर लेंगे, है ना। कोई इसमें डिजिटल सम वगैरह नहीं लगेगा क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ना तो डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, ना ही यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, कुछ नहीं लगा सकते। मल्टीप्लाई करिए 11 से तो ये बनेगा 6, फिर 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, फिर 9 1 10 1 11, फिर 1 बचा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 21, और यहाँ पे डिवाइड बाई 3 इतना होगा। 3 7 21, 3 1 कम 3, 71 आएगा। कहाँ है 71, ये वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, ठीक ना। इतने से ही आपको पता चल गया कि आंसर क्या होने वाला है। उम्मीद करते हैं बढ़िया तरीके से समझ रहे होंगे अभी तक क्लास में। वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। ज्योमेट्री का बेहतरीन सवाल है, और ज्योमेट्री के सवालों में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, है ना। तो कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे इस सवाल का। कह रहा है कि ए बी एक वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र पी पर है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र क्या है, पी है ना। इस वृत्त का केंद्र कितना है, पी के बराबर, और ए बी इसकी एक जीवा है। चलिए जीवा हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं, ठीक है। ये हमारी जीवा हो गई, जीवा का मतलब कॉर्ड। तो ए बी है तो यहाँ पर ए लिख देते हैं, यहाँ पर बी लिख देते हैं। अब क्या बोला गया, अब बोला गया है कि ए और बी के बीच लघु चाप ए बी पर सी एक बिंदु है। अब लघु चाप और दीर्घ चाप का मतलब समझिए, ठीक है। परिधि पर किन्हीं 2 पॉइंट को मिलाने के लिए ये परिधि बनाया गया है। तो ए यहाँ से यहाँ तक ये वाली लंबाई चाप कहलाती है ना। लेकिन ए से बी तक पहुँचने के लिए ये वाला रास्ता भी है, ये वाला सरकमफेरेंस भी है ना। तो ये जो बड़ा वाला है इसको कहते हैं दीर्घ चाप, और ए से बी तक पहुँचने के लिए ये वाला जो लाइन है इसको कहेंगे लघु चाप। जो छोटा होगा लघु चाप यानी कि माइनर कॉर्ड, और ये वाला मेजर कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो माइनर कॉर्ड पे लघु चाप पे एक कोई पॉइंट सी है यहाँ पे,
है ना, यहाँ पर कोई पॉइंट सी है। फिर बोला गया बिंदुओं ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं एक बाह्य बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। अच्छा, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर हम यहाँ पे खींचेंगे क्या, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब यहाँ पे टच करते हुए, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। ये किस पॉइंट पे कट करती हैं ये दोनों, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का नाम एम है। आगे क्या बोला गया, यदि ए सी बी, अब इनको भी मिलाना पड़ेगा, तो ए से सी को मिला देते हैं और सी से बी को मिला देते हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 124 डिग्री है। ये वाला एंगल हमारा कितना है, 124 डिग्री है, ठीक है, इसको याद रखिएगा 124 डिग्री। अब बोला क्या है, ए एम बी निकालना है, ए एम बी निकालना है, मतलब ये वाला एंगल हमें निकालना है। इसको मान लेते हैं एक्स मान लीजिए या थीटा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब बड़े गौर से जो चीज़ बताने जा रहे हैं उसको समझिएगा, है ना। प्रूफ यहाँ पर नहीं बता रहे हैं अभी, हालांकि कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो एंगल है दोस्तों, यहाँ पर ये जो एंगल है ये होता है 90 प्लस इसका हाफ, ठीक है। यहाँ पर जो भी एंगल होगा ए सी बी है कितना, 124 डिग्री। ये जो 124 डिग्री है ये किसके बराबर होगा, ये होगा 90 प्लस इस एंगल का, ये जो बाहर एंगल बन रहा है स्पर्श रेखाओं द्वारा, है ना, स्पर्श रेखाओं द्वारा जो बाहर एंगल बन रहा है उसका हाफ, यानी कि θ/2। बस यहाँ से कैलकुलेट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 90 घटाएंगे तो 34 बचेगा, 124 माइनस 90 34 बचा, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू सीधे सीधे 34 का डबल यहाँ पे 78, नहीं 4 दूना 8, 3 68 हो जाएगा, 68 डिग्री यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ये कैसे आया है इसको फिर कभी बता देंगे क्यों ऐसा होता है। यहाँ पे इस तरीके से लाइन वगैरह खींचना पड़ता है, फिर वहाँ से निकल कर आ जाता है। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट लगता है, फिलहाल उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। क्लियर हो गई बात, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एकदम बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। बाद में एक ट्रिक भी बताएंगे आपको, पहले समझते हैं कि आखिरकार इस सवाल को किया कैसे जाएगा, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर ट्रिक भी आपको बताने वाले हैं इस सवाल को करने के लिए। बोला गया कि ईशान के पास 1407 रुपये हैं, ठीक है भैया। वह इस धनराशि को अपने 2 पुत्रों क्रिस और वीर में के बीच बांट देता है। उन्हें अपने अपने हिस्से को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है कि भाई जो भी तुम्हें पैसा मिला है उसको इन्वेस्ट कर दो 10% के रेट पर, ठीक ना। देखा गया कि 13 वर्षों के बाद कृष्ण के पास निवेश का मिश्र धन 14 वर्षों के बाद वीर के निवेश के मिश्र धन के बराबर है। यानी कि जो पैसा कृष्ण को मिला था वो 13 वर्षों के बाद उतना ही हो जाएगा जितना कि वीर को जो पैसा मिला था वो 14 वर्षों के बाद होगा, क्योंकि 10% के इंटरेस्ट रेट पर है ना। तो मतलब ये हुआ कि 13 साल के बाद क्रिस का पैसा और 14 साल के बाद वीर का पैसा दोनों का बराबर हो जाएगा। ईशान ने वीर को कितनी धनराशि दी थी, मतलब जो ईशान है वो वीर को, अपने बेटे को कितना धनराशि दिया था, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। सिंपल सी कहानी है। यहाँ पर कहानी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि क्रिस को x रुपये मिले, है ना। x वगैरह मानना नहीं चाहिए लेकिन मान लेते हैं, ठीक ना। और वीर को हम मान लेते हैं कि y रुपये मिले। क्लियर। अब x जो है ये क्रिस का पैसा है। ये पैसा हर साल कितना बढ़ रहा है, 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10। फ्रैक्शन में कितना होता है 10%, 1/10 मतलब पैसा 10 से 11 हो रहा है, 1 बढ़ जा रहा है। तो 1 साल में पैसा 11/10 हो जाएगा, 1 साल में, ठीक। लेकिन जो क्रिस का पैसा है वो 13 साल बाद बोला गया है, तो 13 साल में कितना हो जाएगा, पावर 13 होगा इसका पावर कितना होगा, 13 हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर y का पैसा, ठीक है, इसको नीचे सॉल्व करना चाहिए था क्या। चलिए इसको उठा के पकड़ के और यहाँ पे नीचे ले आते हैं, ठीक ना। अब देखें यहाँ पे किसका पैसा, वीर का पैसा। वीर का पैसा 1 साल में कितना होगा, क्योंकि वही रेट है 10/11 हो जाएगा 1 साल में। तो बोला गया है कि 14 साल में इसका पैसा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। अब यहाँ से आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, 11/10 बेस सेम है, ये नीचे जाएगा, ये आपका नीचे जाएगा। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a⁻m अपॉन a⁻n अगर होता है, बेस सेम होता है तो पावर ऊपर जाके घट जाता है, तो ये हो जाता है a⁻m - n, है ना, यही होता है।
यही इसमें भी लगेगा। तो एक्स अपॉन वाई यहाँ से कितना आ गया, एक्स अपॉन वाई, ये वाई नीचे आएगा ना, और ये पूरा का पूरा नीचे जाएगा। तो मतलब हमारे पास बनेगा यहाँ पे बेस जो है 11/10 और इस पूरे का पावर 14 और ये नीचे रहा होगा तो 13 ऊपर चला जाएगा, मतलब माइनस। तो 14 माइनस 13 यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पे। ये बात क्लियर हो गई सभी को? ठीक है, तो यहाँ से इस 1 को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटाया जा सकता है ना। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे x मतलब क्रिस को 11 यूनिट पैसा मिला और वीर को 10 यूनिट पैसा मिला। ठीक है, यानी x का पैसा यहाँ पे ये है और y का पैसा मतलब वीर का पैसा ये वाला है। हमें पूछा है वीर को कितनी धनराशि मिली थी। वीर को 10 यूनिट मिला था, है ना। टोटल कितना होगा ये, 11 और 10 21। तो ये जो 1407 है टोटल पैसा, ये कितने यूनिट की वैल्यू है, टोटल 21 रुपये की वैल्यू है ना। ये जो 1407 है 21 की वैल्यू है। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, 10 की वैल्यू। तो बस निकाल लीजिए, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। पहले 7 से काटेंगे, 7 से इसको काटेंगे तो 3 बार में, 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूना 14 है ना। यहाँ पे लिख देते हैं 7 दूना 14, 0 7 एकम 7, 3 से और कट जाएगा तो 3 छके 18, यहाँ देखिए 3 छका 18 बचा 2, 3 7 21 और 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 पर लग जाएगा। तो 670 रुपये यहाँ पर मिला है किसको, वीर को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इतना नहीं करना है अगर, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को डायरेक्ट लाने के लिए समझिए थोड़ा, है ना। इस चीज़ को डायरेक्ट लाने के लिए समझिए। कितना हो रहा है पैसा, 10 से 11 हो रहा है, 10 से पैसा 11 हो रहा है। अब इसमें यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि जिसका टाइम कम है, जिसको टाइम कम मिला है उसका पैसा ज़्यादा होगा और जिसको टाइम ज़्यादा मिला है उसका पैसा कम होगा। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे क्रिस को 13 साल मिला था तो उसका पैसा भी ज़्यादा है, 11 यूनिट है, और वीर को यहाँ पर 14 साल मिला था तो उसका पैसा कम है यानी कि 10 यूनिट है। तो यहीं से डायरेक्ट आपको करना है, कब, जब डिफरेंस यहाँ पर 1 का हो। 14 साल और 13 साल बोला है ना, डिफरेंस 1 साल का है सिर्फ, तो आप डायरेक्टली एक्स और वाई निकाल सकते हैं, यानी कि क्रिस और वीर का पैसा निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, मतलब 10 से पैसा 11 हो रहे तो 10 और 11 में से बांट लीजिए कौन किसको जाएगा। जिसका टाइम कम होगा उसको ज़्यादा पैसा दे दीजिए, मतलब 11 यूनिट दे दीजिए, और जिसका टाइम ज़्यादा होगा उसको कम दे दीजिए, यानी कि 10 यूनिट दे दीजिए। बस यहीं से आपका निकल जाएगा। ये चीज़ आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, लेकिन हम यहाँ पर सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा दिए हैं। सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से अभी तक समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा सवाल क्या बोला, राघव की मासिक आय मंथली इनकम 24,000 रुपये है। वह प्रत्येक महीने मकान का किराए पर 7500 और खाने पीने व बिजली पानी के बिलों पर 35 रुपये खर्च करता है। शेष राशि उसकी मासिक बचत है। अपने जन्मदिन वाले महीने पर, ये वाला टाइप हर एक एग्जाम में पूछा गया, 2025 से ये पूछ रहा है, 2025 में भी पूछा, 2026 में भी पूछा। ठीक है ना। अपने जन्मदिन वाले महीने में वह अपनी संपूर्ण मासिक बचत उत्सव मनाने में खर्च कर देता है। जितना भी बचाया रहा होगा वो उस महीने नहीं बचा पाता, बस इतना सा आपको समझना है, वो खर्च कर देता है। ठीक है, राघव की 1 साल में कुल बचत कितनी होगी। 1 साल में टोटल बचत यहाँ पे बतानी है कि भाई कितनी होगी, है ना। तो 1 साल में हमें बचत निकालनी है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन है। आप चाहें तो यहाँ पे निकाल सकते हैं ओरली कैसे, सुनते जाइए। जो भी होगा यहाँ पर वो दोस्तों 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, कैसे 11 का मल्टीपल, भाई ये बताइए, हमें पूछा क्या गया है, 1 साल का कुल बचत पूछा गया है ना। लेकिन अगर वो हर महीने जो भी पैसा बचाता रहा होगा, ठीक है, हर महीने जो भी पैसा बचाता रहा होगा उसमें से 1 महीने वो नहीं बचा पाता, इसका मतलब टोटल साल भर में वो सिर्फ 11 महीने पैसा बचाएगा, है ना। क्योंकि 1 महीने वह अपना, जिस महीने उसका जन्मदिन था उस महीने वो खर्च कर देता है अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करने में, है ना। तो जो भी पैसा वो हर महीने बचा रहा होगा, मान लीजिए ए रुपये बचा रहा है हर महीने, तो साल भर में कितना बचाएगा, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, है ना। 12 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि 1 महीने वो नहीं बचा पाता है। तो बस 11 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए, यानी 11 से कटने वाला नंबर ढूंढ लीजिए, वही आपका आंसर होगा। कैसे, देखिएगा यहाँ पे 8 1 9, 9 माइनस 3 कितना होगा, 6, 6 11 से नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ देखिए ये वाला नहीं हो सकता। ठीक, इसको देखिए, 5 1 6,
6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 2 आपका 11 से नहीं कटता, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ 6 एक 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आएगा, 4 भी आपका 11 से नहीं कटता, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो पक्का ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। कैसे? 3 एक 4 और ये 4, 4 माइनस 4 0 आएगा और 0 11 से कटता है, मतलब यही करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर 11 से डिविजिबल कोई 2 ऑप्शन मिल जाता, 3 ऑप्शन मिल जाता तो कैसे करते आप लोग, सुनते जाइए। 2400 रुपये वो सालाना महीने का कमा रहा है, 24,000, 7500 यहाँ खर्चा किया 7,500 और 3,500 यहाँ खर्चा किया, तो टोटल कितना हो गया 7,500 और 3,500, 11,000 हो गया। 11,000 वो खर्च कर देता है। अब ये बताइए कि अगर वो 24,000 में से 11,000 खर्च कर देता है तो उसके पास हर महीने बच कितना रहा है, सिर्फ 13,000 बच रहा है, बिल्कुल। और वो 11 महीने तक बचा रहा है, सिर्फ 11 महीने ही बचा पाएगा। 11 और 13 को मल्टीप्लाई करना था बस, तो कितना होगा, 3 ठो 0 तो पहले चिपकाइए आप, 3 ठो 0 यहाँ पर चिपक जाएगा, 11 3 33 बचा 3, 11 कम 11 3 14 हो जाएगा। तो 1,43,000 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए कैसे करना है, ये भी आपको बता दिए हैं। बाकी डिविजिबिलिटी रूल वाला तरीका भी आपको पता चल गया। सिंप्लीफिकेशन का आसान सा क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। क्या कैसे सॉल्व करना होता है, सबसे पहले डिवीज़न को, है ना। यहाँ -56 है और डिवाइड बाई -14, -56 -14 माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा और बनेगा यहाँ पे +4, है ना, क्योंकि 56/14, 14 चौके 56, यहाँ पे 4 आ गया, तो -9 और ये वाला माइनस यहीं पे रहेगा, माइनस और ये माइनस कट जाएगा और ये 4 आ जाएगा, तो ये हो गया 4 और ये दोनों मिलाकर माइनस का 16 बनाएंगे, तो सब माइनस में आ रहा है। 16 9 25 4 29, मतलब माइनस का 29 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल सा सवाल था, ओरल बन जाता है ये। इस सवाल में भी दोस्तों आपको पेन नहीं चलाना है, सीधे टिक करना है आंसर 9। कैसे? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इन द 8 डिजिट नंबर, ये आपको नंबर दिया गया है 8 डिजिट का, विच इज़ डिविजिबल बाई 4, ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए आपका यहाँ विराजमान है। ठीक है, अब ए की वैल्यू, अब देखिए 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि वही नंबर 4 से कटेगा जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाएं। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, हमें बाकी के अंकों को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं, 0 4 है, इसका मतलब ये 4 से कट रहा है कि नहीं, बिल्कुल कट जा रहा है, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जा रही है। और 4 से कटने के लिए इसके इधर 2 डिजिट छोड़ के इधर कौन से अंक हैं वो हमें उससे लेना देना नहीं होता है ना, वो कुछ भी रहे 4 से कटेगा ही कटेगा अगर लास्ट का कट रहा है तो। अब बोला गया है कि यहाँ पर ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हम कुछ भी रखें, उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये 4 से कट रहा है, फिक्स है, तो ए की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन बोला है कि ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, अधिकतम मान क्या होगा, तो ए चूंकि एक डिजिट है और सबसे बड़ा डिजिट 9 होता है, तो ए की वैल्यू सबसे बड़ी हम लोग यहाँ पे 9 रख सकते हैं, 9 से बड़ा डिजिट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ ऑब्जर्व करना था, आपको कॉन्सेप्ट लगाना था और आंसर टिक करना था। 2 सेकंड का सवाल था ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ये सवाल है दोस्तों तगड़ा। बोला जा रहा है निम्नलिखित आंकड़ा समुच्चय के माध्य से माध्य विचलन निकालना है, यानी कि मीन डेविएशन हमें निकालना है। चलिए मीन डेविएशन निकालने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है, मतलब जितने भी डाटा दिए गए हैं उनका सबका मीन माध्य निकाल लीजिए। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबको जोड़ लेते हैं, डिवाइड बाय जितने ये नंबर हैं उससे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। चलिए यूनिट डिजिट से इसमें काम नहीं चलने वाला है, आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए जोड़ते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कितना, 8 5 13, 13 2 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 9 39, 39 4 43, 43 और 5 48, 48 और 2 50, मतलब 0 आ गया, बचा 5। तो 5 और 6 11, 11 6 17, 17 4 21, 21 और 4 25, 5 30, ठीक है, 30 और 4 34, 4 40, 6 40, 40 और 6 4 10, 50, 50 5 55, मतलब ये आ गया 55, ठीक है। तो 550 आ गया, ये टोटल है। डिवाइड बाई नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, फिर 5 इधर 10, तो 10 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि हमारा जो मीन आया है, माध्य आया है, वो कितना आ गया यहाँ पे 55 के बराबर। अब हमें माध्य तो निकालना नहीं था, हमें मीन डेविएशन निकालना था, यानी जो विचलन है उनका माध्य चाहिए हमें, जो विचलन आ रहा है उनका माध्य चाहिए, ठीक है। तो विचलन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, समेसन एक्स बार माइनस एक्स आई डिवाइड बाई एन, ये होता है हमारा, ठीक है।
ये समेसन यहाँ पर लगेगा, ठीक ना, पूरे में यहाँ पर समेसन लग जाता है, नहीं ऊपर वाले में ही लगेगा, ठीक है, ये सही था। ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हमें इसमें से अपने डाटा को एक एक करके घटाना है, मतलब डिफरेंस चेक करना है, और डिफरेंस को जोड़कर, समेसन का मतलब सम, जोड़कर डिवाइड बाई नंबर से यानी 10 से डिवाइड कर लेंगे। देखिए पहला 55 और 58, पहला 55 और 58 कितना डिफरेंस है, हमें सिर्फ पॉजिटिव डिफरेंस लेना, क्योंकि यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसके लगे होने का मतलब, मॉड के लगे होने का मतलब यही होता है ना, कि पॉजिटिव वैल्यू हमें रखनी है, समझ गए ना। तो हमें पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। 58 और 55 में 3 का डिफरेंस प्लस जोड़ते चलना है। 55 और 65 में 10 का डिफरेंस, फिर 55 और 42 में 13 का डिफरेंस, प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, प्लस 55 और 66 11 का डिफरेंस, फिर 55 और 49 6 का अंतर, प्लस 55 और 44 11 का अंतर, है ना, फिर 55 और 45 10 का अंतर, प्लस 55 और 62 5 2 7 7 का अंतर, है ना, ठीक है। 55 और 60 5 का अंतर, सब हो गए, 5 नहीं 4 5 नहीं, अभी एक नहीं हुआ है, एक सेकंड, कहीं मिस हो गया क्या। 55 और 58 3 का अंतर, फिर 10 का अंतर, फिर 42 और 11 13 का अंतर, फिर 66 55 11 का अंतर, 49 और 55 6 का अंतर, 5, ठीक है। अच्छा ये वाला नहीं हुआ है, 59 और 55 का अंतर, ठीक है, ये 59 और 55 का अंतर नहीं लिखे हैं, तो 59 और 55 का अंतर 4 आ जाएगा, तो 4 और जोड़ लीजिए। डिवाइड बाई कितना करेंगे हम लोग यहाँ पे 10, ठीक है, या फिर पहले इनको जोड़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है, जोड़िए, चलिए बताइए यहाँ पे कितना होगा। 6 और 4 10 10 20, ठीक है, 20 10 30 30 हो गया, 30 हो गया ना, 30 और यहाँ पे देखिए 30 और 22 52, ठीक है, 52 और 12 64 और ये 16, तो 64 और 16 सीधे 80 आ जाएगा, ठीक है, 64 और 16 80 आ गया। तो 80 डिवाइड बाई 10 कितना होगा, 8 के बराबर। 8 ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। पता चल गया होगा कैसे आपको माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन यहाँ पर निकालना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रॉफिट एंड लॉस का एकदम ज़बरदस्त प्रश्न। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 150% अधिक निर्धारित करता है। 130% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने % का डिस्काउंट देना होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं। इस कॉस्ट प्राइस से 150%, तो 100 का 150% कितना होगा, 150 होगा, मतलब 150 ज़्यादा करके वो छाप देता है। 100 में 150 ज़्यादा करिए 250 बनेगा, 250 रुपये छाप देता है, मतलब 100 रुपये का सामान था वो 250 रुपये छाप देता है, अंकित कर देता है, ठीक है। अब उसको 130% का लाभ भी लेना है, 130% का लाभ भी लेना है। तो ये बताइए 100 रुपये के सामान को कितने में बेचेगा तो 130% का लाभ मिलेगा, तो 100 + 130 यानी कि 230 में बेचेगा, 230 में बेचेगा। इतना वो छापा हुआ था उस पर और इतने का उसको यहाँ पे बेचना पड़ा, इतने में बेच रहा है। तो डिस्काउंट कहाँ से कहाँ होता है, मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस के बीच में, है ना। तो 250 वो छापा था, अंकित किया था और 230 रुपये में बेच दिया, यानी कितने रुपए का डिस्काउंट किया यहाँ पर, डिस्काउंट देख लीजिए 20 रुपये का कुल डिस्काउंट किया, किस पर, एमपी पर, और एमपी है कितना 250। यही हो जाएगा आपका परसेंटेज, परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करिए, ये आपका डिस्काउंट निकल कर आएगा, ठीक है। काट लीजिए, 0 से आपका 0, 200/25 यानी कि 8, ठीक है, 25 × 8 200, तो 8% का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8% का डिस्काउंट मिलेगा। सिंपल सा तरीका है। आगे चलिए देखिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब यहाँ पर ध्यान से इसको लगाएंगे, ठीक है ना, ध्यान से इसको यहाँ पर लगाएंगे। एक मोटर बोट स्थिर जल में 25 kmph की चाल से चल सकती है। धारा के विपरीत का मतलब अपस्ट्रीम में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 4 घंटे लग जाते हैं। धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने और फिर धारा की दिशा में वापस आने में नाव द्वारा लगने वाला कुल समय यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। कर सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ पर देखिए कैसे करना है, सबसे सिंपल तरीका यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको बना लेनी है रेशियो, ठीक है। किसका, यहाँ पर सबसे पहले तो आप लिखिए यहाँ पे बोट की स्पीड
इसके बाद लिखना है यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड, स्ट्रीम मतलब धारा की चाल। फिर यहाँ पर लिखनी है डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में। फिर इसको आपको यहाँ पे आपको लिखनी है अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो लिखा जाता है वो स्पीड होता है। क्या होता है? स्पीड होता है। ठीक है, देखिए बोट की स्पीड, सिंगल बोट की स्पीड कितनी है? 25 kmph। बोला गया धारा की विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, यानी अप स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है दोस्तों यहाँ पे स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 80/4। 80/4 कितना आ जाएगा? 20 के बराबर। तो ये अप स्ट्रीम आपका आ गया 20। ठीक है, अब इन चारों में से अगर 2 ठो आपको पता है तो आप बाकी के 2 निकाल सकते हैं। कैसे? सुनते जाइए। यहाँ पर इन दोनों का सम ये वाला आता है और इन दोनों का डिफरेंस ये वाला आता है। ठीक है, यानी कि अप स्ट्रीम आता है। तो अगर 25 में हमें 20 चाहिए तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा बताइए? इसमें से क्या घटाएं कि हमें 20 मिले? तो 5 घटाना पड़ेगा, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड यानी धारा की चाल 5 kmph होगी। ये बात सभी को समझ में आ गई। और इन दोनों का सम ये वाला होता है, यानी 25 और 5 कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपको इन दोनों को दे देता है, हमें ये चाहिए होता है, तो क्या करना होगा? इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो ये मिलेगा, इन दोनों को घटाकर आधा करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। कैसे? देखिए 30 और 20 50, 50 का आधा 25 मिला, 30 और 20 घटाएंगे 10 आएगा, 10 का आधा 5 यहाँ पर मिला, बिल्कुल मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सब कुछ निकाल लेना है। अब सुनते जाइए आगे क्या कह रहा है। धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में फिर धारा की दिशा में वापस नाव द्वारा लगने वाला कुल समय हमें निकालना है। तो धारा के विपरीत दिशा में वो गया उतना ही दूर, कितना? 80 किलोमीटर 4 घंटे में। ये मान लीजिए कि धारा की दिशा में हो गया। ठीक है, अच्छा धारा के विपरीत दिशा में यानी कि अप स्ट्रीम में हो गया। और इतना ही दूर वो डाउन स्ट्रीम में भी तो आएगा, डाउन स्ट्रीम में भी आएगा। तो अप स्ट्रीम का टाइम तो हमें पता है 4 घंटे लगेगा, प्लस डाउन स्ट्रीम का टाइम हमें निकालना है। बताइए उतनी ही दूर वापस आ रहा है ना, गया कितनी दूर था? 80 किलोमीटर। तो अगर वो 80 किलोमीटर गया था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। आने टाइम मतलब कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है? 30, बस यहाँ पे 30 कर देंगे। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम निकल कर आ गया डाउन स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम का टाइम हमें पता था 4 घंटे, बस इसे कैलकुलेट कर लेना है, आपका आंसर आएगा। ये होगा 4 प्लस इसको देखिए 8/3, इसको थोड़ा अलग अलग करिए, करेंगे अलग तो 3 दूना 6 प्लस 2/3 ये होगा। ये ना होगा 3 अच्छा 1/3 होगा ना, सॉरी नहीं भाई 3 दूना, अच्छा यहाँ पे 2 होगा। ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे 2 होगा। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और प्लस यहाँ पे 2/3 कर सकते हैं अलग बचा हुआ। ठीक ना, 3 दूना 6 2 8/3 हो गए। इसको ऐसा अलग क्यों किए हैं? क्योंकि ये वाला तो आपका घंटे में है तो 6 घंटे मिल गया, लेकिन इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2/3 का मतलब 40 मिनट होता है, 40 मिनट। तो 6 घंटे 40 मिनट यहाँ पे लगेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा ये 40 मिनट कैसे आया? 2/3 घंटे को, किसी भी घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। 3 से ये 20 बार में कटेगा और 20 दूना 40, 40 मिनट। 6 घंटे 40 मिनट, सबसे सिंपल तरीका आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक ना, क्या बोला गया है कि साइन की वैल्यू √3/7 दिया गया है। ए जहाँ पर एक एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, आपको ये वैल्यू यहाँ पे निकाल कर बतानी है। तो पहले यहाँ पे बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, ये सारी चीज़ें निकाल लीजिए। देखिए साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? √3, परपेंडिकुलर कितना है? √3 है। और हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे? 7 के बराबर, है ना, √3/7। ठीक, अब यहाँ से क्या बेस निकाला जा सकता है? बेस कितना आएगा? बेस बताइए यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस कितना आएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और √3 का स्क्वायर 3, 49 - 3 कितना होगा? 46 हो जाएगा, और इसका ले लीजिए रूट। ठीक है, बस। तो बेस हमारा √46 आ गया। अब इसमें रखिए तो √23। अब हमें सेक निकालना है। सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक क्या होगा? सेक क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस है 7, बेस कितना है? √46। ठीक, मल्टीप्लाई कॉसेक ए। कॉसेक तो साइन का उल्टा होता है। साइन कितना है? √3/7। तो कॉसेक क्या हो जाएगा? 7/√3,
है ना, ये हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो 23 दूना 46 यानी नीचे √2 बचेगा। ये 49 है, तो यहाँ हुआ 49 और डिवाइड बाई यहाँ हो जाएगा √2 इंटू √3। अब दोनों रूट में है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 49 और यहाँ पे √6 है। अगर √6 है अगर इसको हम लोग कर सकते हैं थोड़ा सा रेशनलाइज, ऊपर नीचे √6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, √6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 49 √6 और √6 मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा। तो 49 √6 डिवाइड बाई 6 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर इसको देखेगा। अब भले ही ये पाइप एंड सिस्टम का सवाल है, लेकिन सिर्फ देख कर इसका आंसर बताया जा सकता है, इतना सिंपल सा प्रश्न है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो 2 नल एक टंकी को 4 घंटे और 37 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। पहला नल 4 घंटे में भर रहा है और दूसरा नल अगर चालू किया जाएगा तो ये 37 घंटे भरने में लगाएगा, लेकिन कह रहा है कि तीसरा नल उसे 37 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा नल 37 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब आप ऐसा समझिए कि दूसरा वाला नल जितना भरेगा, क्योंकि बराबर टाइम लग रहा है इनको भरने और खाली करने में, है ना। तो अगर पूरी टंकी ये 37 घंटे में भर रहा है तो पूरी टंकी को खाली करने में ये भी तो 37 घंटे लगा रहा है, यानी कि जितना ये भरेगा उतना ये खाली कर देगा, क्योंकि दोनों का टाइम बराबर है, ठीक है। जितना ये भरेगा उतना ये खाली कर देगा, बस यहीं से हमारा काम हो गया। कह रहे यदि सभी नल एक साथ खोल जाए, मतलब सबको एक साथ चला दिया जाए, सबको एक साथ चलाएंगे तो ये भरेगा लेकिन ये खाली कर देगा, तो जितना ये भरेगा उतना ये खाली कर देगा, तो भरने का काम सिर्फ कौन कर रहा है, ये वाला। इन दोनों का नेट इफेक्ट 0 हो गया, जितना ये भरा उतना ये खाली कर दिया, तो भरने का काम सिर्फ कौन किया, ये किया, है ना। और ये 4 घंटे लगाएगा पूरी टंकी को भरने में, ठीक है। कह रहा तो खाली टंकी को 1/4 भरने में कितना समय लगेगा, खाली टंकी जितना भी रहा हो, ठीक है। अगर पूरी टंकी को भरने में 4 घंटे का समय लग रहा है तीनों नल द्वारा, तो 1/4 भरने में कितना टाइम लगेगा, टाइम का भी 1/4 हो जाएगा। तो 4 घंटे का 1/4 मतलब 4/4 घंटे, यानी 1 घंटे। इस तरीके से आप लॉजिक लगा सकते हैं, बाकी एलसीएम लेके लगाना चाहें उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 घंटे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 15 सवाल कर लिए हैं इस क्लास में, टोटल 30 सवाल पूछे जाते हैं एक शिफ्ट में। बाकी के जो 15 सवाल हैं वो हम लोग अगले क्लास में करने वाले हैं। ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।